अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वाइटल एजुकेटर्स और इसके ज़ेरे एहतमाम कंप्यूटर साइंस नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू कोर्स फॉर क्लास 10। चैप्टर नंबर है हमारा 2 विच इज़ नेम्ड एज कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एल्गोरिदम्स। कंप्यूटेशनल थिंकिंग का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है और पिछले लेक्चर में हमने एल्गोरिदम्स को स्टार्ट किया था। लेक्चर नंबर है हमारा 4 यानी सेकंड चैप्टर के हवाले से 4th लेक्चर है, वेयर एज एल्गोरिदम्स का ये सेकंड चैप्टर है। सबसे पहले तो हम जाएंगे रोल ऑफ एल्गोरिदम्स में कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग में कि इसका ज़ाहिर रोल क्या है। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है और इसको आपको अगर इसके 6 पॉइंट्स देखें तो उसमें से 3 से 4 पॉइंट आपको लाजमी याद होने चाहिए और लाजमी आपको इनकी कॉन्सेप्चुअल लिंकेज होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये आप जानते हैं, इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि जनाब कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग या कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो है उसमें एल्गोरिदम्स जो है वो एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। दे प्ले अ वेरी कंसिडरेबल एसेंशियल रोल बिकॉज दे प्रोवाइड अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू फॉलो बिफोर एक्चुअली राइटिंग द कोड। यानी कि अब एल्गोरिदम्स में हम जो भी काम करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के हवाले से मुख्तलिफ स्टेप्स को लिखते हैं, तो ये उन इंस्ट्रक्शंस और स्टेप्स को लेकर चलता है कि जो हम बाद में फिर एक्चुअल प्रोग्रामिंग के साथ उसको इंटरलिंक कर सकते हैं। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे आपको समझना चाहिए। आगे चलते हैं। बाकी ये जो पॉइंट्स हैं ये डेफिनेटली एल्गोरिदम्स की इम्पोर्टेंस के हवाले से आ सकते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गोरिदम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग या कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये मैं इसीलिए आपको ये बाकायदा टॉपिक वाइज बता रहा हूँ कि इस तरह का ये सवाल बन जाता है। अब इसके ये 6 पॉइंट्स यहाँ पर गिवन है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। पहला पॉइंट है एल्गोरिदम्स आर डिज़ाइन टू बी एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस। जाहिर है कि ये एक तो फ्लॉलेस होते हैं, सेकेंडली ये फिनिट होते हैं, इनकी जो फिनिटनेस है तो इसलिए ये एफिशिएंट होते हैं, तेज़ होते हैं, बरक रफ्तार होते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस। और आप टाइम और स्पेस के अंदर इनको डिज़ाइन करके और इनके ज़रिए आप कुछ ना कुछ ऑब्टेन कर सकते हैं, मतलब इस लिहाज से ये बेहतर हैं। एल्गोरिदम्स ऑटोमेट रेपिटेटिव एंड टीडियस टास्क। एक ऐसा टास्क जिसे आपने बार बार परफॉर्म करना है रेपिटिशंस में, या वो बहुत थका देने वाला और मुश्किल टास्क है, टीडियस है, तो उसके लिए भी एल्गोरिदम बहुत बेहतर होते हैं क्योंकि उसको ऑटोमेट कर देते हैं। एल्गोरिदम्स हेल्प इन एनालाइजिंग एंड ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इनटू मैनेजेबल स्टेप्स। एल्गोरिदम्स हमारे मुख्तलिफ जो कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल या पेचीदा टास्क जो होते हैं, उनको एनालाइज करते हैं और उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करके मैनेजेबल बना देते हैं, यानी उनको हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं। वंस एन एल्गोरिदम इज़ डिज़ाइंड एंड टेस्टेड, एक बार एल्गोरिदम आपका बन जाता है, टेस्ट हो जाता है, इट कैन बी री यूज फॉर सिमिलर प्रॉब्लम्स, और फिर उससे मिलती जुलती जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें भी वो यूज़ हो सकता है, बस उसमें थोड़ी बहुत अमेंडमेंट आपको करनी पड़ती है। यानी एल्गोरिदम फ्लेक्सिबल होता है हर लिहाज से और इसकी फिजिबिलिटी भी ज़बरदस्त है, क्योंकि इससे पहले मैं ये पॉइंट्स आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। एल्गोरिदम्स प्रोवाइड प्रिसाइज एंड एक्यूरेट सोल्यूशन। एल्गोरिदम्स में हमें डेफिनेट सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, तो ये चीज़ इसको डेफिनेट बनाती है। ये चीज़ भी मैं इससे पहले बता चुका हूँ। एल्गोरिदम्स आर कंसिडर्ड फाउंडेशन ऑफ प्रोग्रामिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ऑब्वियसली हमारी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती है, प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट होती है, किसी तरह की भी जो डेवलपमेंट है प्रोग्रामिंग रिलेटेड या सॉफ्टवेयर रिलेटेड, उसकी फाउंडेशन या बुनियाद का ये रोल अदा करते हैं। सो मैं अगेन आपको ये चीज़ कहूँगा कि ये 6 में से कम 4 पॉइंट्स एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए, समझ आने चाहिए। वैसे तो सारे समझ आ गए होंगे, लेकिन आउट ऑफ 6 आप एटलीस्ट 4 जो है ना वो याद रखें ताकि इस किस्म का सवाल आए तो वो आप लिख सकें। एल्गोरिदम एप्लीकेशंस। अब ये चीज़ है कि एल्गोरिदम्स की एप्लीकेशंस क्या है, यानी ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हैं, किस तरह क्या काम परफॉर्म कर सकते हैं। देखें, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं जिन्हें हल करने के लिए हम एल्गोरिदम्स को अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर सॉर्टिंग एंड सर्चिंग। फॉर एग्जांपल हम ऑर्गेनाइज करते हैं डाटा को या उसमें से रिट्रीव करते हैं अपनी पसंद की कोई इन्फॉर्मेशन एफिशिएंटली, तो एल्गोरिदम्स लाइक क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट एंड बाइनरी सर्च आर यूज्ड। तो डिफरेंट तरह के एल्गोरिदम्स यूज़ होते हैं जिसमें क्विक सॉर्ट शामिल है, मर्ज सॉर्ट शामिल है। बाकी मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि एल्गोरिदम्स और फ्लो चार्ट पर मेरा अलग से कोर्स मौजूद है, अगर आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेना चाहें और पढ़ना चाहें। वैसे वो ज़रूरी नहीं है क्योंकि बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डेप्थ में जाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई इसलिए अलग से भी करना चाहे, समझना चाहे इन डेप्थ, तो वो देख सकता है। ग्राफ एल्गोरिदम्स ये वो होते हैं जनाब जो पाथ नेविगेशंस के लिए यूज़ होते हैं। आपको पता है XY ग्राफ्स हैं,
इसमें जी भी होता है थर्ड डायमेंशन के तौर पर. सो डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिदम कुड बी यूज्ड. चलें जी आगे चलते हैं. क्रिप्टोग्राफी टू प्रोवाइड प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स. वेरी सिंपल. क्रिप्टोग्राफी आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा सुनते रहते हैं इसका नाम. तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन लेन देन वगैरह में ये इस तरह के प्राइवेट और सिक्योर तरीके से अगर हम करना चाहते हैं तो सच एल्गोरिदम्स आर यूज्ड टू एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट डाटा, यानी डाटा की कोडिंग और डिकोडिंग वगैरह के लिए. मशीन लर्निंग, ऑब्वियसली मशीन लर्निंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन कंप्यूटर साइंस. और मशीन लर्निंग के लिए यानी कि डाटा और उसकी प्रेडिक्शंस और ये सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जो होते हैं वो यूज़ होते हैं लाइक डिसीजन ट्रीज, न्यूट्रल नेटवर्क्स. एक्चुअली ये न्यूरल नेटवर्क्स है. ऑब्वियसली आप इसको न्यूरल नेटवर्क भी कह सकते हैं क्योंकि ये न्यूरॉन्स की तरह काम करता है जस्ट लाइक ब्रेन और इस तरह. और फिर इमेज प्रोसेसिंग है टू एनहांस इमेज क्वालिटी. अब इमेज की प्रोसेसिंग में मेरे ख्याल से ज़्यादा आपको ये नहीं समझाऊंगा, आपको समझ आ गई है. इसमें ये होता है कि जो मेडिकल के अंदर सीटी स्कैन हो गया, सोनोग्राफी होगी, रेडियोग्राफी होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो उसके जो विजन्स होते हैं, इमेजिंग होती है उसके अंदर, और डिफरेंट मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस है तो वहाँ पर भी एल्गोरिदम्स हम अप्लाई करते हैं. सो अगेन इसकी जो एप्लीकेशंस है ये टोटल 5 हैं गिवन. इसमें से भी कोई 3 आपको ज़रूर आनी चाहिए. इनमें से जो भी 3 आपको आसान लगती हैं, समझ आती हैं ज़्यादा अच्छे तरीके से, वो आप अपने लिए अलग से लिख सकते हैं. लॉजिकल रीजनिंग की तरफ जाने से पहले अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पलरी एल्गोरिदम्स बताऊंगा कि एग्जाम्पलरी एल्गोरिदम्स के अंदर हम ज़ाहिर है कि एग्जाम्पल देखेंगे, किसी एक प्रॉब्लम को लेकर चलेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि जनाब ये कहाँ जाकर किस तरह से हमें हेल्प कर सकती है. देखें जी हमारे पास अब ये 3 एग्जांपल्स हैं एक ही प्रॉब्लम के लिए. तो ये तीनों मैंने इसलिए डिज़ाइन किए ताकि आपको मैं एल्गोरिदम की ज़ाहिर है एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा सकूं कि जनाब एल्गोरिदम जो है वो किस तरह काम कर रहा है और क्या काम कर रहा है. इसमें से एक है नेचुरल लैंग्वेज में एल्गोरिदम, ऑब्वियसली इन नेचुरल लैंग्वेज. एक प्रॉब्लम मैंने लिया है टी मेकिंग का और उसको मैंने स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम में लिख लिया नेचुरल लैंग्वेज में, विच इज़ माय नेचुरल लैंग्वेज. ऑब्वियसली मेरी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश उर्दू है, लेकिन ये कि ये नेचुरल लैंग्वेज है जो ह्यूमंस अंडरस्टैंड कर सकते हैं. इसमें ये सारे स्टेप आप देख सकते हैं कि एक कैटल लें, फिल इट विद वाटर, टर्न ऑन द स्टोव और इलेक्ट्रिक कैटल, ऑयल द वाटर एंड सो वॉट एवर. अब यहाँ पर ये जो भी स्टेप आ गए हैं, आप यहाँ पर बॉयल होता है, एक्चुअली ये वर्ड थोड़ा सा मिसस्पेल्ड हो गया. बाकी पुट टी लीव्स और अ टी बैग इन अ कप, पोर द बॉइलिंग वाटर इनटू द कप, ऐड शुगर एंड मिल्क, ऑप्शनल है डालना चाहे वट एवर. अच्छा जी, तो ये सारे स्टेप हो गए हैं जो हमारे टी मेकिंग से रिलेटेड है, ये आप देख सकते हैं. उसके बाद ये नेचुरल लैंग्वेज के बाद जो नेक्स्ट हमारा जो आता है वो होता है जी इसका सूडो कोड. सूडो कोड सिंपल लैंग्वेज में क्या होगा, यानी कि यही जो चीज़ है अब आप सूडो कोड में ले जाते हैं. सूडो कोड जो होता है वो सिंपल लैंग्वेज में होता है. जैसे कि बिगिनिंग स्टेट है तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये सारी वो चीज़ें आ गई हैं जो आप जाहिर है कि यूज़ कर रहे हैं. एड मिल्क एंड इफ़ यूज़र वांट शुगर, इफ़ यानी कि ये ज़ाहिर है कि एक सिलेक्शन स्ट्रक्चर है कि अगर यूज़र को शुगर चाहिए, वो शुगर उसमें लेना चाहते हैं तो ऐड कर दें. एंड इफ स्टे द की सर्व द की एंड ऑफ कोर्स द होल एल्गोरिदम एंड्स. तो ये सिंपल लैंग्वेज में हमारा एल्गोरिदम आ गया है. उसके बाद हमारा सूडो कोड आ रहा है कंप्यूटर लैंग्वेज में. इसके लिए मैंने चूज़ किया सी लैंग्वेज को, तो उसके अंदर मैंने ये कोड जो है ये मैंने लिखा है, ये आप देख सकते हैं. हैश इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का हेडर है और सिंपल सी ये चीज़ है. इसमें प्रिंट एफ है, ये मुख्तलिफ स्टेप्स को मैंने प्रिंट कर दिया है. और उसके बाद कैरेक्टर वेरिएबल्स कुछ लिए हैं, ऐड मिल्क, ऐड शुगर. तो वो ये होता है कि डू यू वांट टू ऐड मिल्क या स्नो, जैसा लोग करते हैं चाय बनाने में, कितनी शुगर लेनी है तो कितनी लेनी है वट एवर. तो यस नो और सारा जो है स्टेट द की वो तो आपने करना है, और सर्व द टी हॉट और न्यू लाइन और सारा फीड. तो ये बेसिकली आपका बन गया है बाकायदा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. सो ये एल्गोरिदम के तरीक़ेकार होते हैं कि सिंपल लैंग्वेज, फिर उसके बाद सूडो कोड बनता है, वो भी सिंपल लैंग्वेज को लेके बनता है. और जब ये दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, हमारे पास जो एक प्रॉब्लम के स्टेप्स होते हैं वो वज़ा हो जाते हैं. तो फिर उसके बाद हम उसको लेके जाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और वहाँ जाकर उसे परफॉर्म कर रहे होते हैं. सो ये बेसिकली है जी आपके एल्गोरिदम के मामलात. अब लॉजिकल रीजनिंग को थोड़ा समझ लेते हैं, इसके भी कुछ पॉइंट्स आपके सामने, फिर बूलियन लॉजिक की तरफ इंशाल्लाह जाएंगे. तो ये है पेज नंबर 60 और इसके ऊपर है लॉजिकल रीजनिंग. लॉजिकल रीजनिंग क्या चीज़ है, अगर आप इसको
चंद वर्ड्स में समझना चाहें तो ये होता है कि कंप्यूटर की जो लॉजिक है ये उससे रिलेटेड है, यानी कि जो भी प्रॉब्लम है आपकी उसकी लॉजिक, उसकी मंतक को आपने समझना है कंप्यूटर की लॉजिक के साथ, और उसकी रीजनिंग को आपने फिर टैली करना है उसके साथ बाकायदा तौर पर। आप वो जाहिर है कि एक जैसा बना के उसको आप समझ सकते हैं, हल कर सकते हैं, जाहिर है। सो लॉजिकल रीजनिंग इज़ वन कोर पार्ट ऑफ एल्गोरिथम डेवलपमेंट। एल्गोरिथम की डेवलपमेंट का एक बड़ा अहम हिस्सा है लॉजिकल रीजनिंग फिट्स इनटू कंप्यूटेशनल थिंकिंग इन द फॉलोइंग वेज। ये जो लॉजिकल थिंकिंग है ये कंप्यूटेशनल थिंकिंग के साथ, यानी ये थिंकिंग कह लें, रीजनिंग कह लें, वट एवर, तो ये लॉजिकल थिंकिंग जो है ये आपकी कंप्यूटेशनल थिंकिंग के साथ कैसे जम हो रही है, कैसे इसका इंजमाम हो रहा है, ये देख लेते हैं। प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन, पैटर्न रिकग्निशन, एब्स्ट्रैक्शन और एल्गोरिदम डिज़ाइन। ये अगर आपको याद हो तो मैंने ये चारों चीज़ें आपको स्टार्टिंग में भी एक बाकायदा डायग्राम में समझाई थी। सो ये कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। इसमें यह होता है कि प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन में आप एक बड़े प्रॉब्लम को या एक जो आपके पास टास्क होता है उसको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में या हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, और हर एक हिस्से या मॉड्यूल को आप अलग अलग जो है वो डील करके उसको हल करते हैं सिस्टमेटिकली। पैटर्न रिकग्निशन में ये होता है कि लॉजिकल सीक्वेंस चलते हैं जिसमें हर एक स्टेप अपने पैटर्न के लिहाज से वो रिकग्नाइज्ड होता है, उसमें वो प्रोसेस में आ जाता है। एब्स्ट्रैक्शन के एब्स्ट्रैक्शन में ये होता है लॉजिकल थिंकिंग इज़ नीडेड टू डिसर्न बिटवीन पर्टिनेंट एंड एक्सट्रीनियस इंफॉर्मेशन। एक्सट्रीनियस इंफॉर्मेशन वो होती है स्टूडेंट्स के जो हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं होती, हम उसे निकाल देते हैं। एक्सट्रीनियस में आप एक्स्ट्रा से निकाल सकते हैं। एक्स्ट्रा कहते हैं जो बैरूनी या फालतू, तो जो नॉट रिक्वायर्ड होती है या जो इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है उसको निकाल दिया जाता है, और पर्टिनेंट जो है तो वो हम रख लेते हैं। तो ये एब्स्ट्रैक्शन है कि एब्स्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं हम, अलग अलग कर रहे होते हैं। इससे क्या होता है कि कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स की सिंप्लीफिकेशन हो जाती है, और फिर ज़ाहिर है हमारा जो कंसंट्रेशन होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स की तरफ रहता है बनिस्बत इसके कि हम हर एक रेलिवेंट और इररेलेवेंट टास्क को देखते रहें। और एल्गोरिदम डिज़ाइन तो खैर आपको पता ही है, वो मैं भी बता चुका हूँ कि फिर जब ये सारा कुछ होता है तो फिर हम लॉजिकल थिंकिंग जो है ना उसका इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज़ एल्गोरिदम डिज़ाइनिंग। अच्छा, बुलियन लॉजिक को ज़रा देख लें। ये एक छोटा सा डायग्राम है, और इसको अगर हम इस ये जो एक पैसेज है या पैराग्राफ इससे समझे तो ये बड़ा आसान है। ये चले चाय को ही देख लेते हैं, चाय या दूध जो भी है, यानी बुलियन टू स्टेटमेंट्स और एक्सप्रेशंस आर evaluated in a way that can only have one of two potential values at a result या at a same time, either true or false. सो ये बुलियन में दो ही वैल्यूज़ होंगी आपके पास, और उनमें से कोई एक वैल्यू आपकी जो है वो एट अ टाइम चल सकती है, यस और नो, 1 और 0। सो वेदर दैट इज़ हॉट, यस और नो, इसके सेंटर की कोई ऑप्शन नहीं है भाई, दरमियानी गर्म है, इस तरह नहीं है। और बाकी इसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स इससे पहले भी हम कर चुके हैं, और फर्स्ट ईयर में भी आपके आने वाले हैं, इवन आपकी फ़िज़िक्स में भी मौजूद है, एंड और नॉट वगैरह। और इसमें फिर ये ज़ाहिर है कि ये ऑपरेटर कैसे बनते हैं, इनकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, और ये किस तरह मुख्तलिफ वैल्यूज़ के ऊपर काम कर रहे होते हैं। चले जी आगे देखते हैं। द अबव डायग्राम इज़ एवेलुएटिंग एन एक्सप्रेशन रिगार्डिंग टुडेज़ वेदर। अच्छा, यहाँ इन्होंने वेदर के हवाले से कहा है, मैं इसको टी के तौर पे ले रहा हूँ, बात कोई मसला नहीं है। आप अगर किसी सब्सटेंस का ले रहे हैं, वेदर इट इज़ हॉट और नॉट और वेदर, तो वो एक ही बात है। यू हैव टू सेलेक्ट ईदर ऑफ द टू। सो आगे चलते हैं एंड और नॉट में। अब आपके सामने ये वेन डायग्राम की तरह इन्होंने दिया, जैसा इससे पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको एक वेन डायग्राम बताया था, ये सेट्स वगैरह के हवाले से होता है। नीचे आप देख भी सकते हैं और बाकायदा दिया हुआ है वेन डायग्राम ऑफ बुलियन ऑपरेटर्स। ये 3 ऑपरेटर हैं स्टूडेंट्स, ये आपको याद भी होने चाहिए, और डायग्राम तो खैर इसका बहुत आसान है। लेकिन आप कहेंगे ये कैसे हम समझेंगे कि जनाब ये क्या है, ये 2-2 सर्कल दिए हुए और ए बी और ये लिखा हुआ है। इसके देखें समझने के लिए बड़ी आसान लॉजिक है, कोई इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। एंड और नॉट ये 3 अदद ऑपरेटर्स हैं, इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशंस हैं वो तो अलग से मौजूद हैं। इसका जो ये पैटर्न है और इसका जो ट्रुथ टेबल है, ये ज़ाहिर हम आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला देखेंगे। आप सिर्फ इतनी चीज़ समझ सकते हैं कि एंड के अंदर ये होता है कि 2 टर्म्स होती हैं, और अगर वो दोनों की दोनों मुताबिकत रखती हैं तो फिर तो काम चलेगा, यानी कि दोनों 1 हो या दोनों 0 हो फिर ठीक है भाई। यानी एंड में ये मसला होता है सबसे बड़ा कि एंड में ज़रा कंपैरिजन इस तरह का होता है कि दोनों को लाइक वैल्यूज़ में हम देख रहे होते हैं। यूँ कह लें 2 बिट्स हैं ना, अगर दोनों हायर हैं तब भी ठीक है, दोनों लोअर हैं तब भी ठीक है। अगर लोअर हायर है तो तब भी लोअर में जवाब आ रहा है। इसके लिए यस लाने के लिए दोनों का ट्रू होना या दोनों का हायर होना ज़रूरी है। और में ये होता है कि इधर टर्म आप देख रहे हैं, कोई एक टर्म के ऊपर फैसला हो जाता है। और में ये है, क्योंकि और हम वैसे भी तो बोलते हैं ना,
जैसे मैं कहता हूँ अच्छा जी आज आपने क्या पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़नी है या मैथ पढ़ना है, या अब मैं जब या का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ तो इसका मतलब है भाई दोनों में से कोई एक पढ़ लो, कंप्यूटर है या मैथ पढ़नी है आज। इसी तरह मैं कहता हूँ आज कंप्यूटर और मैथ पढ़नी है, इसका मतलब दोनों कंपलसरी हैं, कंप्यूटर और मैथ बोला है मैंने। इसी तरह नॉट में क्या हो गया, ओनली वन टर्म, मतलब ये हुआ कि एक टर्म इसमें हो रही है, दोनों नहीं हो रही, इसमें तो दो दो हैं। और दूसरे नंबर पे ये होता है कि वो रिवर्ट हो रही है, इन्वर्ट हो रही है। अगर वो ट्रू है तो फॉल्स हो रही है, फॉल्स है तो ट्रू हो रही है। जो नॉट होता है ना ये इन्वर्ट होता है, बेसिकली इन्वर्टर होता है, या यूँ कह लेंगे ये लॉजिकल ये नेगेशन होता है एक तरह का, कि कोई भी हमारी सीधी वैल्यू कोई उल्टा कर देता है, सिंपल सी बात है। यानी कि मशरिक़ को मगरिब बोलेगा, जुनूब को शुमाल बोलेगा, एक को ज़ीरो बोलेगा, ज़ीरो को एक बोलेगा। तो नॉट के अंदर ये हमेशा हर चीज़ उल्टी चल रही होती है। अगर इनपुट यस है तो आउटपुट इसकी नो हो जाएगी, अगर इनपुट नो है तो आउटपुट यस हो जाएगी, ये मामलात हैं। तो ये आई एम श्योर आपको खासी हद तक समझ आ गए। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं आपको ये इसके जो ट्रुथ टेबल है वो भी समझाऊंगा, क्योंकि ये ट्रुथ टेबल समझने ज़रूरी है। ये ट्रुथ टेबल क्या होता है एंड और नॉट का, वैसे तो मैं बता रहा हूँ कि इससे हवाले से डिटेल लेक्चर मेरे मौजूद हैं, लेकिन हम इस ज़ाहिर है चैप्टर और इस लेक्चर के कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से और इस किताब के लिहाज से हम इसको समझेंगे, जो ज़ाहिर है कोई बहुत इन डिटेल नहीं होगा, बस सिंपल इनके 3 ट्रुथ टेबल हमने नेक्स्ट लेक्चर में समझने हैं। फिर उसके बाद इंशाल्लाह लॉजिकल रीजनिंग की टाइप्स और भी बात होगी। अब तक इस लेक्चर में और पिछले लेक्चर में भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।